ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो है रीनल डिसऑर्डर्स है वो कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से डिफ़र कैसे करते हैं। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों पे वो क्या असर डालते हैं, प्लाज्मा, रेनिन, अल्डोस्टेरोन, ब्लड प्रेशर वगैरह पे डिफरेंट डिसऑर्डर्स क्या असर करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सीक्रेशन। अब ज़ाहिर है एडीएच ज़्यादा सीक्रेट होगा, उसका आपको पता है एडीएच कहाँ पे एक्ट करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे जो है V2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, और वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। अब ज़ाहिर है अगर वाटर बढ़ेगा तो क्या, वाटर जो है रीअब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, सही है ना। तो एडीएच क्या करता है, ब्लड वे हमारे जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा देता है। तो उसके वजह से थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर पे असर नहीं करता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर मोस्टली डिपेंड कर रहा होता है अगर हमारे ब्लड में है ना सोडियम वगैरह ज़्यादा हो, ठीक है, या वेसो कंस्ट्रिक्शन वगैरह हो रहा हो। ज़ाहिर है अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो वॉल्यूम वो पेशाब से निकल जाएगा, उससे इतना कोई वो उसको ब्लड को वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कोई इतनी चीज़ एक्ट कर ही नहीं रही है, सोडियम वगैरह थोड़ी बढ़ रहा है, बस वैसे वाटर ज़्यादा रेअब्जॉर्ब हो रहा है, बस इतना, तो उसमें कुछ नहीं हो रहा, इसलिए ब्लड प्रेशर पे इतना ज़्यादा असर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सोडियम या वेसो कंस्ट्रिक्शन वगैरह हमारी बॉडी में नहीं हो रही है। और ये फिर ऐसे ही एडीएच प्लाज्मा रेनिन पे क्या असर करेगा, रेनिन ज़ाहिर कम होगा क्योंकि हमारे ब्लड का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेनिन वगैरह कब रिलीज़ होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम तो तब रिलीज़ तब एक्टिवेट होता है ना जब हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा हो, पर यहाँ पे तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये खुद ही कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, सही है। और ज़ाहिर है अगर रेनिन कम होगा तो अल्डोस्टेरोन तो वैसे ही कम हो रहा होगा, सही है। और बाकी सीरम कैल्शियम और मैग्नीशियम, यूरिन कैल्शियम और सीरम मैग्नीशियम पे इसका SAIADH का कोई भी असर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये तो जो है ADH जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स में जाके सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा होता है। अब हमारे पास है प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब क्या, कि अल्डोस्टेरोन खुद ब खुद जो है बढ़ रहा है, किसी और मैकेनिज्म की वजह से नहीं बढ़ रहा। फॉर एग्जांपल रेनिन वगैरह आके अल्डोस्टेरोन को नहीं बढ़ा रहा है, खुद ब खुद बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स का कोई ट्यूमर हो जाए, ट्यूमर वगैरह हो जाए जिसकी वजह से अल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में बढ़े, ठीक है, मतलब कोई और चीज़ इसको बढ़ा नहीं रही है, ये किसी ना किसी एड्रिनल कॉर्टेक्स के डिसऑर्डर की वजह से खुद बढ़ रहा है, सही है। अगर ज़ाहिर है वो बढ़ेगा, अल्डोस्टेरोन बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर तो हमारा वैसे बढ़ेगा, क्योंकि ये जो है सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा ना। सोडियम ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स पे आपको पता है अल्डोस्टेरोन जाके सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराता है और हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन को बढ़ाता है, बाहर जो है निकालता है। ज़ाहिर है सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो वाटर भी हमारी बॉडी के अंदर रहेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है अल्डोस्टेरोन, ठीक है। प्लाज्मा रेनिन को यह क्या असर करेगा, ज़ाहिर है प्लाज्मा रेनिन कम होगा क्योंकि हमारे ब्लड में जो है वो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, रेनिन की ज़रूरत नहीं है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम की। तो जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो ये रेनिन जो है क्या होगा, कम होगा हमारे बॉडी में, सही है। अब अल्डोस्टेरोन तो ज़ाहिर प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म है तो अल्डोस्टेरोन तो वैसे ही बढ़ेगा, ठीक है। और प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से यूरिन कैल्शियम और सीरम मैग्नीशियम पे कोई भी असर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रेनिन सीक्रेटिंग ट्यूमर, मतलब कि जो है रेनिन कहाँ से सीक्रेट होता है। मैंने आपको कहा जेजी सेल से। अगर कोई ऐसा ट्यूमर हो कि जिसमें रेनिन हमारी बॉडी में एक्सेसिवली सीक्रेट हो तो क्या होगा, ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा क्योंकि रेनिन आपको पता है आगे एंजियोटेंसिन 2 को बढ़ाएगा, सही, अल्डोस्टेरोन वगैरह को बढ़ाएगा। एंजियोटेंसिन 2 वगैरह क्या करते हैं, ब्लड को वेसो कंस्ट्रिक्शन का करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स की, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। रेनिन से ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा वो आपको पता है, ज़ाहिर है अगर ज़्यादा रेनिन रिलीज़ होगा तो एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा बनेगा, अल्डोस्टेरोन ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सही है। प्लाज्मा रेनिन तो वैसे ही इंक्रीज़ होगा क्योंकि ये ट्यूमर है इसका, ठीक है। अल्डोस्टेरोन पे क्या असर होगा, ज़ाहिर है रेनिन से आगे जो है एंजियोटेंसिन 2 बनेगा जो अल्डोस्टेरोन के जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा, सही है। तो और ये सीरम मैग्नीशियम और यूरिन कैल्शियम पे इसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है, रेनिन सिक्रेटिंग ट्यूमर का, समझ गए। रेनिन बढ़ा, ब्लड प्रेशर वगैरह वैसे ही बढ़ेगा, प्लाज्मा रेनिन बढ़ेगा, अल्डोस्टेरोन बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बार्टर सिंड्रोम में। ठीक है, बार्टर सिंड्रोम में आपको पता है क्या होता है, ये जो असेंडिंग लिम्ब है ना हमारी,
थिक असेंडिंग वो लोकोफेन यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का डिफेक्ट हो जाता है। यहाँ से मतलब नॉर्मली सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वगैरह रीअब्जॉर्ब होने होते हैं, वो बार्टन सिंड्रोम की वजह से यहाँ पे हो नहीं पाते। अब ज़ाहिर है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, सही है, सोडियम पोटेशियम वगैरह वो यहाँ से होते होते ये हमारे इसमें कलेक्टिंग डक्ट से होके बाहर निकल चले जाएंगे। अब ज़ाहिर है सोडियम वगैरह पोटेशियम वगैरह यहाँ से इंटर होके यहाँ से निकलेगा तो वो क्या करेगा, वाटर को भी खुद के साथ खींचने की कोशिश करेगा। तो सोडियम पोटेशियम के साथ हमारा वाटर वगैरह जो भी होगा वो भी ऐसे यूरिन में से निकल चले जाएगा। तो हमारे ब्लड में क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, सही है ना। तो बार्टर सिंड्रोम में ये होता है, सही, सोडियम पोटेशियम वगैरह रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वो यहाँ से क्या करते हैं, निकल चले जाते हैं। तो ब्लड वॉल्यूम तो कम होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर पे इसका कोई असर नहीं रहेगा, सही है। और अब प्लाज्मा रेनिन पे इसका क्या असर होगा, ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था, जब भी ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा तो रेनिन बढ़ेगा, सही है, रेनिन बढ़ेगा तो अल्डोस्टेरोन वैसे ही बढ़ेगा, सही है। अब इसका सीरम मैग्नीशियम और यूरिनरी कैल्शियम में क्या असर होगा, मैंने आपको बताया था कि इसी सेगमेंट में पैरासेल्युलर मैग्नीशियम और कैल्शियम की भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। अगर ये सेगमेंट ही डिफेक्ट हो गया तो कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह एब्जॉर्ब होंगे नहीं, वो यहाँ से क्या होंगे, यूरिन में से निकल जाएंगे। तो यूरिनरी कैल्शियम में तो बढ़ेगा, सही है, यूरिनरी मैग्नीशियम भी बढ़ेगा, पर सीरम कैल्शियम मैग्नीशियम पे इतना असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से तो ठीक है निकल गया, मैग्नीशियम जितना निकलना होता है निकल जाता है, पर यहाँ पे पीसीटी वगैरह में तो मैग्नीशियम थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है ना, तो सीरम में हमारे मैग्नीशियम के लेवल्स इतने चेंज नहीं होते। बाकी जो यूरिन में हमारा जो है वो कैल्शियम वगैरह बढ़ जाता है, क्योंकि ये यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो ही नहीं रहे, यहाँ से निकल जा रहे हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है, पर मैग्नीशियम भी यहाँ से जो है यूरिनरी मैग्नीशियम भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास है गिटलमैन सिंड्रोम। गिटलमैन सिंड्रोम आपको पता है कि ये डीसीटी के अंदर जो है रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट होता है, सही है। यहाँ पे मतलब क्या है, सोडियम और जो है क्लोराइड के चैनल्स होते हैं ना, सोडियम क्लोराइड के चैनल्स काम करना बंद कर देते हैं, सही, डिफेक्टिव हो जाते हैं। तो सोडियम वगैरह रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, सोडियम यहाँ से होके डीसीटी के अंदर आता है और यहाँ से यूरिन में निकल जाता है। अब ज़ाहिर है सोडियम यहाँ पे आएगा तो वो वाटर को खुद के तरफ एब्जॉर्ब करता है, सही है, ज़ाहिर है सोडियम जा रहा है तो वाटर को भी खींचता है, तो सोडियम और वाटर यहाँ से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है, सही है। सोडियम वगैरह रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, यहाँ से यूरिन में आता है, सोडियम खुद के साथ वाटर को भी खींचता है और यहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपोवॉल्यूमिया हो जाती है, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिया हो गई तो ब्लड प्रेशर इतना असर नहीं हो रहा होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर सेम ही रहता है। तो अगर हाइपोवॉल्यूमिया हुई थी है तो आपको पता है रेनिन तो ज़्यादा रिलीज़ होगा, ठीक है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा और रेनिन बढ़ने की वजह से अल्डोस्टेरोन भी बढ़ता है, सही है। अब ये चीज़ें आप रट लें तो सही है, इसका जो है ना वो मैकेनिज़्म थोड़ा टफ है, सही है, वो अभी आपके लेवल की बात नहीं है, बस ये इतना देख लें कि याद कर लें कि गिटलमैन सिंड्रोम में क्या होता है, जो सीरम मैग्नीशियम कम होता है, यूरिन कैल्शियम बढ़ता है। इसका मैकेनिज़्म थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, वो आप छोड़ दें, ठीक है, बस रट लें कि गिटलमैन सिंड्रोम में मैग्नीशियम कम होता है, यूरिनरी कैल्शियम भी कम होता है। अब हमारे पास है लिडल सिंड्रोम और सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस। अब इनमें आपको पता है लिडल सिंड्रोम में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स पे यहाँ पे जो सोडियम वगैरह के चैनल्स होते हैं उनकी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है, जो कि वो डिग्रेड नहीं हो रहे होते, वो सोडियम वगैरह को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और सेम सिंड्रोम में आपको पता है क्या है, कार्टिसोल आके अल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, सोडियम को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करता है, वो पोटेशियम हाइड्रोजन वगैरह को निकाल रहा होता है, मतलब दोनों सेम काम कर रहे हैं, सोडियम वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन में बढ़ा रहे हैं। अब ज़ाहिर तो फिर क्या होगा, सोडियम वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, ब्लड का वॉल्यूम जो है बढ़ रहा होगा, सही है। तो ब्लड प्रेशर को ये क्या करेंगे, दोनों साथ में मिलकर सोडियम और ब्लड वॉल्यूम वगैरह, तो ये क्या करते हैं फिर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि सोडियम भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम वगैरह भी बढ़ रहा है, तो ब्लड के प्रेशर को ये क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। प्लाज्मा रेनिन को क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि आपको पता है सोडियम के साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब वगैरह हो रहा होता है, ठीक है। देखें ना, सोडियम अगर यहाँ से निकल रहा है तो वाटर को भी खुद के साथ लेके जाता है, सोडियम अगर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो वाटर को भी खुद के साथ खींचता है, सही है। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हमारे पास बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्लाज्मा रेनिन वगैरह डिक्रीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है ब्लड का। अगर ब्लड का वॉल्यूम वगैरह कम होगा तब रेनिन वगैरह बढ़ेगा। बहरहाल अगर रेनिन कम हो रहा है तो जो अल्डोस्टेरोन वगैरह क्या है वो भी हमारी बॉडी में कम होंगे, और मैग्नीशियम और कैल्शियम पे इसका कोई असर नहीं है, ठीक है। लिडल और सेम सिंड्रोम क्या करते हैं, सोडियम की जो है रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, सोडियम वगैरह रीअब्जॉर्ब होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ता है हमारा, सही है, बीपी बढ़ेगा,
तो और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्लाज्मा रेनिन कम होगा, ठीक है, अल्डोस्टेरोन भी कम होगा। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। यहाँ तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर इस टॉपिक्स ने आपको या मेरे जो टीचिंग वे ने है आपके अगर हेल्प की है, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें बड़ी मुश्किल लिखी हुई है बुक्स में, और मैंने बहुत कोशिश की है कि जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक कर दूँ, मतलब क्योंकि मैंने खुद ने ये तैयारी की है इसकी, तो मेरे स्कोर बड़े हाई आ रहे थे, सही है, तो मैंने सोचा कि वीडियोस वगैरह बनाऊँ, ठीक है। तो अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही हैं और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा जो है अकाउंट नंबर है, जितना आपके कर सकें, जितना आपका मन करे, कोई भी कंट्रीब्यूशन छोटी बड़ी नहीं होती, ठीक है, जितना आपका ज़मीर आपको अलाउ करे, जितना आपकी जेब आपको अलाउ करे, ठीक है। तो आप मुझे अगर सपोर्ट करना चाहें तो ये मेरा एस पैसा का नंबर है 034994278110, ठीक है। और ये मेरा HPL का नंबर है 23697106555003। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलेगी ज़्यादा वीडियोस वगैरह बनाने की। नहीं भी करते तो खैर कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप करना चाहें जितना आपका मन करे, यू आर वेरी मच वेलकम।